के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, 4 साल लगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाते हुए। अभी भी फैटफ की एक फिजिकल विजिट होगा पाकिस्तान के अंदर, जहां पर देखा जाएगा कि जो एक्शन प्लान पाकिस्तान ने दिया है इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद किया गया है। 14 जून को बर्लिन में इजलास हुआ फैटफ का, जिसके बाद फैटफ के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान को जो हमने 34 नकात दिए थे अमल दरामद के लिए, उनके ऊपर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, जिसके अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इनको लेकर रिफॉर्म्स करना सबसे कलीदी थे। ऑन साइट विजिट होगा और अगर वो सक्सेसफुल हुआ, जो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वो अब सक्सेसफुल होगा, तो पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल के वापस वाइट लिस्ट में चला जाएगा। हिंदुस्तान ने एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया था। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ जाए, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैं बताता चलूं कि हाफिज सईद, जमातुल दावा और इनको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स थे। अभी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने इसका फैसला किया और हाफिज सईद साहब को 33 साल की सज़ा दी है और उनके जितने भी एसेट्स थे वो फ्रीज कर दिए गए हैं। ओवरऑल जो भी ऐसी थी जमातें, उनके ऊपर तकरीबन 41 FIRs कटी हैं और 27 मुकदमात के फैसले आ चुके हैं और उन पे इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। ये एक मेजर कंसर्न था फैटफ का पाकिस्तान को लेकर। 3 दफ़ा पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट के अंदर गया है। 2008 के अंदर ग्रे लिस्ट में गया था और उस वक्त टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने कहा था कि जी आप स्टेप्स लें, और उसके बाद 2010 में पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से दोबारा वाइट लिस्ट में आ गया था। कहा गया था कि जी पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है उसके ऊपर। 2012 में दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग और इस केस के अंदर पाकिस्तान का नाम दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया और कहा गया कि जी जो आपने स्टेप्स कहा था कि हमने ले लिए हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। लेकिन 2015 में उसके बाद दोबारा पाकिस्तान को निकाल दिया गया। अब 2018 के अंदर कहा गया, इनिशियली आपको याद होगा 27 पॉइंट्स कहा गया था कि इनके ऊपर कंप्लायंस होनी चाहिए, लेकिन इस दफा यह किया इन्होंने कि इन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया कि जी आप इसके अंदर इसको पूरा करेंगे, हर 4 महीने बाद एवेल्युएशन होगी और अगर पाकिस्तान ने यह कंप्लायंस ना की तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और रियासती इदारों ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से इंशाअल्लाह ताला शॉर्टली निकल आएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर। आई एम वेरी ग्रेटफुल ज्वाइन किया है सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं गजाला सैफी, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब से मैं बात का आगाज करता हूं। सेनेटर साहब, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई नो आपकी तबीयत खराब है, मैं आपका बहुत थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन सर इनिशियली क्या कमेंट्स होंगे आपको फैटफ को लेकर, और जो अब हमने देखा है कि पाकिस्तान का नाम अपेरेंटली इन कमिंग फ्यू डेज इस लिस्ट से निकल आएगा और पाकिस्तान बैक टू वाइट लिस्ट चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब, गुजारिश ये है कि 80 के बाद ना, 80 और 90 के दरमियान जब एक नए कॉन्सेप्ट ग्लोबल विलेज और उसके साथ साथ ये जॉर्ज बुश ने ये कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया, सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही था कि दिस इज द ग्लोबल विलेज, नॉट द होल वर्ल्ड। सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी आइदर डिपेंडेंट और लिंक्ड विद अदर कंट्रीज। अभी वो ऐसा सिलसिला नहीं है कि कोई भी मुल्क कंप्लीटली अपनी मर्जी से, जिसको आप खुद मुख्तारी का नाम ले लें या कोई गलत नाम दे दें, एवरीबॉडी, एवरी कंट्री, इवन कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सम कंट्रीज इन सम वेज दैट वी सी। तो अभी क्योंकि ये दिस इज द ग्लोबल विलेज, तो हम लिंक्ड हैं, तो हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें ये जो इदारे हैं जो डेफिनेटली उनके अपने मकासद भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उन मकासद को पूरा करने के लिए अपने प्रेशर्स भी डालते हैं। तो ये तो पर हम कौमों पे डिपेंड करते हैं, कोई कौम कितनी एफिशिएंट है कि उन प्रेशर्स को निगेट करे और अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज को वज़ा कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो IMF और ये फैटफ वाली जो बातें हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं ये हमारे जैसे मुल्कों को, जहाँ पे एक बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती,
उनको ब्लैकमेल भी करती हैं मुख्तलिफ हवालों से, और हम लोगों को होना पड़ता है क्योंकि हमारा जो है वो एक पूरी एक जो शारक जो है उन्होंने पकड़ी होती है हाथ से। तो ये तो ऐसा ही चलेगा। इसमें देखना यह है कि कौन सा मुल्क, कौन सी कौम इन अदारों को, अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में उनसे ला ताल्लुक होकर जिंदगी गुजार सकें या आपकी मुआशी जो जरूरियात हैं पूरी हो सके, ऐसा हो नहीं सकता। कोई मुल्क भी नहीं ऐसा नहीं करता। 190 ममालिक हैं जो IMF के साथ और FATF के साथ अटैच हैं, तो लिंक तो हम होंगे। देखना ये है कि हम किस तरह स्मार्टली अपने 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 कल्चरल फ्रीडम, अपनी रिलीजियस फ्रीडम, अपनी जो और हमारी जरूरियत है उनको पूरा करते हुए हम खुद मुख्तार भी फील करें एक खास लेवल तक, जो है हमारी इंडिपेंडेंस भी हो, और इन चीजों की कंप्लायंस भी करें। कंप्लायंस करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कंप्लायंस अगर नहीं करना तो फिर ठीक है। इफ यू वांट टू लिव लाइक अफगानिस्तान, कई लोग अफगानिस्तान को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट सर मुझे सर एक और भी जवाब देते जाइएगा। मुझे जरा ये IMF को लेकर भी बता दें। अब ये IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसके ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कमिटमेंट की थी और IMF ने उसको ऊपर लिखा भी है कि जी आपने कमिटमेंट ऑनर नहीं की। अब जब तक आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे, ये जो प्रोग्राम है दोबारा रिवाइव नहीं होगा। अभी जो इस वक्त हालत हो चुकी है, मैं आपको खुदा को हाजिर नाज़िर जान के बताता हूं, बहुत सारे लोग एज ऑफ टुडे वो हैं जो अब दिन में 2 दफा का खाना खाते हैं, वो तीसरी दफा का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी सर आपने और भी बिजली की प्राइसेस बढ़ानी है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है और गैस की प्राइसेस बढ़ानी है। सर आम आदमी को फिर क्या करना चाहिए इस हालात में? जी सर यही तो सानिया है कि आम आदमी बेचारे को ना तो बताया गया डिटेल में पिछली हुकूमत ने या इस जो उससे पहली हुकूमत के भी, उनको सर इन कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। जब तक आप इस कौम को, इस आम आदमी को एतमाद में नहीं लेंगे, उनको डिटेल नहीं बताएंगे कि हम फंसे कहाँ पे हैं और आम आदमी ने कितनी कितनी कुर्बानी देनी है, और हम ईमानदारी से बैलेंस आउट करें कि उसमें आम आदमी के साथ साथ जो अशरफियत हैं, जो वेल टू डू लोग हैं, वो भी उसमें अपने हिस्से से प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट करें ताकि बैलेंस आउट हो। और उसमें हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। आम आदमी को तकलीफों में से गुजरना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा। अब इसमें ये हम साबित करें कि ये पहली हुकूमत ने किया, इसमें क्या शक है कि पहली हुकूमत ने इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक डील बनाई, एक मुआहदा किया। अब दूसरी हुकूमत को उस मुआहदे को ऑनर करना चाहिए। अच्छी हुकूमतें जो हैं, जो सेंसिबल गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंटें बदलने के साथ साथ अपने मुआहदे तब्दील नहीं करती। जो मुआहदा करना था, जब किया था प्रीवियस गवर्नमेंट ने, तो उस वक्त उनको ख्याल करना चाहिए था कि जो मुआहदा हम कर रहे हैं इससे आम आदमी को क्या इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट उस वक्त कौम को बताया जाना था, बजाय इसके कि अपनी हुकूमत जब पता चल गया कि खत्म होने वाली है और चंद दिन पहले आप उनको एक सब्सिडी दे दें आप गैस की, और एक लाइन ले डाउन कर दें नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए, ताकि नेक्स्ट गवर्नमेंट आए और वो कीमत बढ़ाए और फिर उनको एम्बेरसमेंट हो। ये गेम्स नहीं चलने वाली अभी। पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड नाउ। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। गजाला जी, पहले तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद मैं दूंगा, जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले 3 साल 8 महीने के अंदर फैटफ में काम किया है, जिस तरह ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अपेरेंटली इंशाल्लाह ताला अब इस विजिट के बाद निकलेगा। हमाद अजहर, हमारे रियासती इदारे, हमारे बाकी के जो लोग हैं, जिस तरह उन्होंने काम किया है, इसका क्रेडिट अनडाउटेडली आप लोगों की हुकूमत को भी जाता है और आप लोगों के टाइम के अंदर ये सारे स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले इस पे क्या कमेंट करेंगी? शुक्रिया मंसूर आपका। और सेनेटर शाहीन ने जो बात की, मैं उसको और ये हिना रब्बानी खर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो क्रेडिट लेना है ले लें, और जो उनका क्रेडिट, देखिए जी, क्रेडिट तो बनता है जब आप 4 साल आपने डुगडुगी बजाई, शोर मचाया कि जी बड़ा मुश्किल हालात हैं, जिसमें 2 साल से ज़्यादा कोविड के थे, जिसके अंदर हम फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो सिचुएशन से हमने स्टार्ट किया था, जहां हमने 6 महीने वेट किया कि हम IMF के पास नहीं जाएं। हर मिनट पे हम पे तनकीद की गई। फिर IMF के पास गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में से हमारे जो फ्रेंड कंट्री थे उन्होंने भी हमें उस वक्त सपोर्ट किया। जो ये छोड़ के गए थे हालात, वहाँ पे हम उस वक्त भी बहुत बुरी तरह से ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे थे। मगर जो स्ट्रैटेजीज की गई इदारों की तरफ से हों या हुकूमत ने ख़ास तौर पे उसको बहुत सीरियसली लिया। इमरान खान ने उसको एज ए बिग स्टेट्समैन, उसको बेटर जजमेंट के साथ और बेहतर
रवैये के साथ अपने तमाम मामलात को देखा और उसको फोर्सी किया कि हम अपने आप को ब्लैक लिस्ट पे ना जाएं, हम इंटरनल जो आपका डेट है, जो एक्सटर्नल डेट है, उस पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की गई, इंपोर्ट्स को कम किया गया, वो सारे मामला देखे गए जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वाज मेजर इशू। मनी लॉन्ड्रिंग को हद के ऊपर लॉज बनाए गए जिसपे ये सख्त नाला थे और उन्होंने अपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में बैठी हुई है, इन्होंने हर तरह से इसका कभी भी किसी अच्छे इक़दाम का खैर मकदम नहीं किया। तो आज अपने सर पे सेहरा बांधने कभी वो नहीं। तो दूसरी ये कि अब ये एक मुलाकात में इनकी स्ट्रेटजी भी बड़ी हो गई जी, इनके डायलॉग ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि जो गवर्नमेंट है, वो जो हमारी हुकूमत है और जो हमारा मुल्क है, वो FATF की ग्रे लिस्ट से हट के अब वाइट लिस्ट में जाने वाला है। तो जब आपने देखा कि स्ट्रैटेजी की गई 2-2.5 साल की कोविड के बावजूद हमने बेहतर तौर पे परफॉर्म किया, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी और FATF भी आज ये कह रही है 190 मुल्क है जिसके हिस्सा, और अभी भी 2/3 की अक्सरियत ने वोट करना है अक्टूबर में जाके, जब यहाँ इंटरनल चेक होगा और उसके बाद फिर जाके रिपोर्ट जाएगी और फिर ऑन साइट उसके बाद 1/3 करना है। उसमें आपने डायलॉग करना है अपने नेबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, ताकि आपके पास वो 2/3 मेजॉरिटी उस दिन मौजूद हो जब वोटिंग का टाइम आए। तो हमने डिप्लोमेसी में भी बहुत शाह महमूद कुरैशी को भी इसका सेहरा बनना चाहिए, हमाद अजहर और दूसरे जो कि फाइनेंस में रिलेटेड थे उनका भी नाम आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है इमरान खान ने, उसको सबसे ज्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहिए। देखिए, जो मामलात पाकिस्तान के हैं वो कोई एक पार्टी को नहीं समझना चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उसके बावजूद इन्होंने उसको क्रैश किया, और क्रैश करके इन्होंने जिस तरह से हुकूमत में आए उसके बाद और फिर जिस तरह सब्सिडीज दी गई, हमने जो सब्सिडीज दी, हमने जो सब्सिडीज दी उसका मकसद ये नहीं था कि हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि जी बीच में से आएंगे और आके नई हुकूमत बन जाएगी। हमने सब्सिडीज इसलिए दी कि हमने टैक्स बढ़ाए, टैक्स बढ़ने के बाद जो पैसा आया उसको अवाम के आसानी के लिए पेश किया गया। अवाम की रिज़ाला जी, मुझे जरा ये पॉइंट ना मुझे जरा ये पॉइंट थोड़ा सैफ के पास लेकर जाने दीजिएगा। सैफ, जो इस वक्त की सिचुएशन है और अब सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो है वो उस ऑन साइट विजिट की है जो फैक्टफ की टीम पाकिस्तान आके करेगी। हिना रब्बानी खान ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि हम बिल्कुल क्रेडिट देने को तैयार हैं उनका जिन्होंने ये किया, लेकिन आज भी इशू ये है कि आपने जो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हम 4 दफा ऑलरेडी इसमें से गुजर चुके हैं, 2008, 2012, फिर 2018, और उसके अंदर जो मेन कंसर्न है वो हमारा ये है इनका हमें लेकर कि जी टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो आपके लॉज हैं आप उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं करते, और जिस तरह वो बताया कि कितने केसेस हैं उनके ऊपर फैसले क्या हुए हैं, इसको इंश्योर करना और ऐसे रूल्स बनाना तो पार्लियामेंट का काम है और उसकी इंप्लीमेंटेशन करना जुडिशरी का काम है। इसमें आप कहां पर लूप होल देखते हैं अगर आज की मैं बात करूं, या आप समझते हैं अब चीजें बेहतर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो इस चीज को आई थिंक डिबेट में नहीं लाना चाहिए कि क्रेडिट किसका जाता है, किसका कम है, किसका ज्यादा है। आई थिंक इट्स अ होल एफर्ट बाय हुएवर so may be in government at the time when True. they were in government, they were putting in their effort, and अभी जो गवर्नमेंट आई है इसने कंटिन्यू किया एफर्ट को। आर्म्ड फोर्सेस में GHQ में सेल बना था, वो उन्होंने भी पब्लिकली कहा है कि जी इट वाज अ होल जॉइंट एफर्ट बाय एवरीबडी कंसर्न्ड, एंड आई थिंक देन द क्रेडिट शुड आल्सो गो टू एवरीबडी कंसर्न्ड। सो उस चीज को तो सेट असाइड करना चाहिए, बिकॉज ये आई थिंक अबव पॉलिटिक्स, अबव बोर्ड है, ये मुल्क के लिए है। अगर आपका मुल्क इज नोन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड, इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स विल रन अवे। सो इट इज वेरी गुड दैट हम वो लूप होल्स क्लोज कर रहे हैं। अगली गवर्नमेंट भी पता नहीं किसकी आती है, तो आई एम श्योर उसको भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो कंटिन्यू करे इस प्रोसेस को। जहां तक बात आ जाती है ऑन साइट जो वेरिफिकेशन है, आई थिंक जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं हिना रब्बानी खान ने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है इस बात को कि मोर देन लाइकली, होपफुली, इंशाल्लाह ताला, इट शुड बी a continuity of the meeting that has been held in Berlin, and it should not have major hurdles towards getting onto off the grey list.
सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट जिसे बोलते हैं। सो बिल्कुल बात ये है कि वो ऑन साइट वेरिफिकेशन आई थिंक यही है कि जी आप ये जो आपने पुट इन प्लेस किया है मैकेनिज्म, इसको आप किस हद तक कंटिन्यूटी इसमें ला सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होने से तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, या जो कानून बनाए गए हैं वो इतने मुस्बत हैं कि आप उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी कर सकेंगे थ्रू द जुडिशल प्रोसेस। आई थिंक जो कुछ ये अभी कन्विक्शंस हुए हैं, हाँ। उनकी वजह से काफी पजीराई मिली है पाकिस्तान के FATF रिजीम को, जिसकी वजह से आई थिंक हमारे वो जो कुछ नुकात रहते थे वो हमने उनको भी हम पास थ्रू कर गए हैं। एंड उन्हीं चीजों को देखने के लिए आई थिंक ऑन साइट वेरिफिकेशन है। जहां तक मोहतरमा ने फरमाया, बिल्कुल डिप्लोमेसी की मजीद भी जरूरत है। जो वोटिंग प्रोसेस है FATF का, द फॉरेन ऑफिस एंड द फाइनेंशियल जो हमारी जो भी यहाँ टास्क फोर्स बनी है टू डील विद FATF, आई एम श्योर वो दे आर फुली ऑब्जर्वेंट कि उन्होंने क्या करना है इन द कमिंग मंथ्स। Between now and October, we have to be vigilant and we have to keep on continuing the process. And अगर कोई input इनकी तरफ से भी आता है तो I'm sure that will be very welcome for the current government because they have been part and parcel of the process for the last 4 years. Very important. So I think ये इस तरह की चीजें हैं जो FATF आ गया या anything that has to do, it has to be above politics, above board के बिल्कुल ठीक, किसकी गवर्नमेंट आई, किसकी चलेगी। सो इसको उस चीज से ऊपर रखें और आगे चलें, और इन चीजों में आई थिंक एक दूसरे का हाथ बटाना और ज्यादा जरूरी है मुल्क और कौम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और यही पॉइंट होना चाहिए कि जो इकोनॉमी होनी चाहिए दैट शुड बी अबव देन पॉलिटिक्स। गजाला जी, इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। ये जो कन्विक्शंस का मेजर इशू था और जिसकी वजह से पेंडिंग चल रही थी चीजें, हमने देखा कि कन्विक्शंस हुई, 27 केसेस की लेकर डिसीजंस आए, उसके बाद कन्विक्शन हुई। हाफिज सईद को 33 साल की सजा हुई, कन्विक्शन हुई, एसेट्स फ्रीज हो गए, कन्विक्शन होने के लिए 41 FIRs कटी, और बहुत ही सेंसिटिव ये सारी चीजें थी। और इसके अंदर जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही है, रियासत ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। और आज अगर हम इस कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो इसका क्रेडिट सबको है। अब सवाल यह है कि गोइंग फॉरवर्ड हम दोबारा ग्रे लिस्ट में ना आए, उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और उस पर इंप्लीमेंटेशन होनी बड़ी जरूरी है। क्या कहेंगी इसके ऊपर जी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब किसी का ड्यू क्रेडिट है तो उसे दे दीजिए प्लीज, क्योंकि जब काला करने में तो सब आगे थे, अब क्रेडिट लेने का वक्त आया तो सब मिलके शरीक हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जिसका क्रेडिट जाता है उसको दे दीजिए, इसमें ही आपकी बड़ाई होगी। अगर आप ये इतनी थोड़ी बहुत अपने ऊपर थोड़ा सा जबर कर लें और मान लें उन लोगों को जिन्होंने मेहनत की 4 साल तक और जद्दोजहद की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए, मगर FATF की ग्रे लिस्ट से खाली निकल जाना ही अहम नहीं है। हमारे लिए अहम ये है कि हमारे जो अवाम है, हमारे जो कॉमन मैन है, वो इस वक्त सफर ना करे। हुकूमत को सेंसिटिव होना पड़ेगा अबाउट द इंटरनेशनल इशूज एज वेल एज द लोकल इशूज। लोकल इशूज, आपके पास 22 करोड़ अवाम है और 22 करोड़ अवाम जो है वो इस वक्त सफा कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। ठीक, आपने FATF की कुछ बहुत आसानी से मान ली अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए, और जिसको आप डिप्लोमेसी कहते हैं, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज वन डिप्लोमेसी व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर ओन कंट्री फॉर योर ओन पीपल, फॉर द पीपल ऑफ योर कंट्री हु आर सफरिंग एंड हु आर पुअर एंड गोइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जब आपकी मिडिल क्लास अगर गायब हो जाएगी, देखिए ना, आप ग्लोबल विलेज की तो बात करते हैं, ग्लोबल विलेज तो हम बन गए हैं, मगर और हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें किन किन के साथ ट्रेड करना है और कहाँ हमारी बेहतरी है और कहाँ दूसरे ममालिक की हमसे बेहतरी होती है। ये तो जरूर बात है, मगर फिर हमें ये भी ख्याल पड़ेगा कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ानी है, क्या इन्वेस्टर अब हमारी तरफ आएगा, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत पलटी गई है और बदली गई है, बहुत सारे लोग, चाहे वो अब व्हाइट लिस्ट में भी आ जाएं, लोग हेजिटेंट हैं इन्वेस्ट करने पे। तो अब अगर इसका जो इलाज है वो ये है कि प्रोसेस में जाएं, इलेक्शन कीजिए, इलेक्शन करके राइट गवर्नमेंट को लेकर आइए, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। हम ये नहीं कह रहे हम आएंगे आप आएंगे, वो अब इलेक्टेड प्रोसेस के थ्रू दोबारा, वो इलेक्टेड प्रोसेस के थ्रू दोबारा गुजरे और उसके बाद and elections are the only solution for the ठीक हो गया।
गजाला जी आपकी जरा आवाज थोड़ी सी जी कर रहे हैं, ये टेक्निकली चेक करते हैं। सैफ आपकी तरफ में आता हूं जरा, मैंने आईएमएफ के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आईएमएफ ने ये रिटर्न लिखा है कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने जो हमसे कमिटमेंट की वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। हम लोग आईएमएफ प्रोग्राम आप लोगों के साथ नहीं चलाएंगे टिल द टाइम आप उन चीजों के ऊपर कंप्लाई करेंगे। आज पेट्रोल 233 रुपये 79 पैसे का है, आप लोग इसको मजीद 30 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं और कुछ अरसे के अंदर। गैस ऑलरेडी आप लोगों ने बढ़ा दी है, बिजली ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। मेरा सवाल सिर्फ ये, और टैक्स ब्रैकेट जो है, जो लोग सैलरी देते हैं हम जैसे, उनकी तो क्रेडिट होने से पहले ही टैक्स कट जाना है। टैक्स किसको करना है और डायरेक्ट टैक्स किसको करना है? क्योंकि आज भी जो फोकस है वो 9003 का अरब का, वो उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस करके ये नहीं बताया कि किसको करने की जरूरत है, बस कहा है कि जी एफबीआर इतना इकट्ठा करेगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड प्रोबेबली इन माय ओपिनियन नॉट द लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम, बिकॉज हम अपने माजी से सबक तो कभी सीखते नहीं हैं। तो मैं इस गवर्नमेंट को भी 2 मिनट के लिए छोड़ने, 22वां प्रोग्राम चल रहा है आईएमएफ का। हमने अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो कभी करने नहीं है, ठीक ना हमने किए हैं। सच बात करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट आई है वो अपने कन्वीनियंस को देखते हुए प्रोग्राम्स को चलाती रही है, इंक्लूडिंग द पास्ट गवर्नमेंट। और अभी अनफॉर्चुनेटली हमने वो बर्डन कैरी कर लिया है जो अभी गवर्नमेंट आई है, बिकॉज आपने देखा कि आप की गवर्नमेंट जाने वाली है और उसी टाइम आपने डिसाइड किया कि हम फ्रीज कर देते हैं जो प्राइसेस हैं और हम सब्सिडाइज कर देते हैं एक चीज जिसके लिए पैसे नहीं है। अगर वो पैसे मौजूद थे तो क्यों ये गवर्नमेंट ना खर्च करती है? इस गवर्नमेंट को क्या पब्लिक सेंसिटिविटी नहीं है? क्या इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन में नहीं जाना दोबारा? क्या ये जो पार्टीज अभी इस कोalition का हिस्सा हैं, इन्होंने आवाम के पास जाके अपना मैंडेट दोबारा नहीं मांगना? Everybody is sensitive to the public, not just one political party. And ये जो चीजें इस तरह की हम पॉपुलिस्ट डिसीजंस ले लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो उसका जो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। अभी भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स अभी तक नहीं लगा यही बिल्कुल ऐसे प्राइसेस आ गई हैं जी, अभी तक ये प्राइसेस आ गई हैं और आप डॉलर देख लें कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक क्राइसिस सिचुएशन में है। और ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस को फेस करती है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट मैन कोशिश कर रही है, अपनी पूरी वक़्त से कोशिश कर रही है कि वो इस क्राइसिस को फेस करे और इस क्राइसिस से मुल्क को निकाले। आई थिंक बेहतर होता अगर यही बातें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के होती। वहां जो मैंडेट इनको लोगों ने दिया है, जो इनके एमएनएज अभी तक हैं, मेरी नजर में अभी तक वो अपनी सीटों पे मौजूद हैं, अभी तक उनकी रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं हुई, ना उन्होंने प्रॉपर तरीके से रेजिग्नेशंस जमा कराई हैं। सो बेहतर होगा लेकिन सैफ रेजिग्नेशंस अगर जमा नहीं हुए, जी अच्छा कर ले प्लीज। जी काजी साहब मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा मुझे ये जरा बता दें कि अब कहते हैं इलेक्शंस पे चले जाते हैं। इन्होंने ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कुछ लेजिस्लेशन किए थे इलेक्शंस एक्ट 2017 में, जो इस गवर्नमेंट ने आके लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू उनको नलिफाई कर दिया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीका है, पार्लियामेंट का यही तरीका होता है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, मैं दोबारा कहता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तारीख में हुआ था कि आपने एक जमहूरी अंदाज से आइन के अंदर रहते हुए एक वजीर आजम जो कॉन्फिडेंस खो बैठे थे हाउस का, उनको आपने तब्दील किया। ये पहले असल में हुआ नहीं है, तो इसीलिए लोगों को अजीब लगता है। लोग चाहते हैं कि हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस मुल्क में हो। आई डोंट थिंक द कंट्री कैन नाउ टेक मोर एक्सपेरिमेंट्स इन दैट डायरेक्शन। तो मैं ये अभी भी कहता हूं कि इलेक्शन की तरफ जाना है तो इलेक्शन जो देखें, इलेक्शन एक बहुत बुनियादी एक हमारा वो है जमहूरियत का सतून। ठीक है, तो अगर आप कंसेंसस अभी भी नहीं है, ये कहते हैं इलेक्शन पे चले जाएं, ये करंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मानते नहीं है, ये करंट गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड कहते हैं, फिर ये इसी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन का कॉल भी कर दें और ये जो करंट रिजीम है रियासत का, ये इंटरिम गवर्नमेंट ले आए और पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक, उस रिजल्ट को ना माने। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। गजाला जी आपकी तरफ चलता हूं, 2-3 सवाल हैं अब आपसे। एक, ये जो कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रिजाइन नहीं किया, पहले तो आप मुझे ये चीज बताएं कि आप लोग सैलरीज ले रहे हैं?
अगर तो आप लोग सैलरीज ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपने रिजाइन नहीं किया, और अगर आप सैलरीज नहीं ले रहे तो इसका मतलब है आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया हुआ है, इसलिए आपको सैलरीज नहीं मिल रही। पहले मुझे शॉर्टली इस चीज का जवाब दीजिएगा, फिर मैंने आपसे अगला सवाल करना है। असल बात यह है कि हमें सैलरीज कोई नहीं मिल रही 4 अप्रैल के बाद की, और पिछला जो सेशन जो हमने अटेंड किया था जिसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, उसके बाद से हमें 1 रुपए की भी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आई। ये झूठ बोला जा रहा है मुसलसल कि हमें सैलरी, एक तरफ तो ये हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो हम दे चुके हैं, दूसरी तरफ ये हमें सैलरी भी नहीं दे रहे जो हम मांग नहीं रहे। मगर ये झूठ ना बोलें कि हमें ये सैलरी दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब मुझे सवाल करने दीजिएगा तो हम उसके साथ पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहते। मुझे जरा सवाल करने दीजिएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है इस वक्त, जरूरत ये नहीं है कि हु इज हेडिंग व्हाट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तब होगा जब आप हुकूमत या ऑपोजिशन आप लोग इकट्ठे बैठ के रिफॉर्म्स करेंगे और कंसेंसस से डेवलप इसको करेंगे और अबव पार्टी लाइंस करेंगे। ये किस तरह होगा, ये अब मुझे समझा दें। जब 4 पार्टी की एक हुकूमत पीटीआई की थी, उसको ये इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, और पूरे आज ये बात कर रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत, हम कहते हैं नहीं ये है इंपोर्टेड। इन्होंने तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर माना ही नहीं। बिलावल जरदारी जो है वो हमेशा यही कहता रहा कि ये जो है सिलेक्टेड है, और जिस तरह के अल्फाज और जबान इस्तेमाल की है मैं उस पर जाना नहीं चाहती दोबारा, बिकॉज जो इन लोगों की गुफ्तगू का अंदाज था, खुदरा बदतमीजी और फिर दूसरों को नसीहत वाला तरीका था इन लोगों का, जिसपे मैं नहीं जाना चाहती। बात बढ़ जाएगी, कुछ और तरफ निकल जाएगी। मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट और पार्लियामेंट को अगर ये वो इख्तियार देना चाहते तो बड़ी ऑपोजिशन थी, ये भी बैठ के बहुत सारे मामलात में सुलझाव ला सकते थे जो उन्होंने नहीं लाया, नहीं लेकर आए। ठीक हो गया। ये बादशाहत पे यकीन करते हैं, अपने बच्चों को बादशाह बनाना चाहते हैं, और वो बनाना चाहा और वही किया है इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। गजाला सैफी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। शाहीन खालिद भट्ट साहब ने जी हमें ज्वाइन किया था। ये जो एक है कि जी इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, उसके बाद कहा जाता है कि जी ये एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। डीजी आईएसपीआर की बात को लेकर बड़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ये तो इंटरवेंशन हुई है। डीजी आईएसपीआर कहते हैं इंटरवेंशन नहीं हुई है, क्लैरिटी से बताते हैं। उसके बाद कहते हैं जी ये उनका अपना पर्सनल व्यू है। फिर डीजी आईएसपीआर कहता है कि मेरा अपना पर्सनल व्यू कोई नहीं हो सकता, जो मैं कह रहा हूँ वो तमाम सर्विसेज चीफ की तरफ से और फौज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए तो डीजी आईएसपीआर है। इसका हल क्या है, इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जल साहब, 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बड़ी कैंडिड डिस्कशन होने की बहुत जरूरत है। सर एक फैटफ से हम लोग इंशाल्लाह निकलने जा रहे हैं और उसको लेकर ऑन साइट विजिट पाकिस्तान का होगा एंड थिंग्स विल बी ऑन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन सर ये तीसरी दफा पाकिस्तान फैटफ के अंदर गया है और तीनों दफा जो इशू है वो ये है कि ना हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, ना सिस्टम को ठीक करते हैं। हर दफा वादा वही करके हम कहते हैं जी हम ठीक कर लेंगे, लेकिन इस दफा उन्होंने हमें साथ टाइमलाइंस दी और उन्होंने कहा जे तुसी नहीं करोगे तो फिर असी ब्लैक लिस्ट से तानू ऐड करांगे। सर इसको ठीक कैसे रखना है गोइंग फॉरवर्ड? पहले तो अच्छी खबर है, थोड़ी सी सेलिब्रेट भी करनी चाहिए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की काविशों से जिसकी भी कोशिशें हैं, ये तो चल रहा है झगड़ा, ये तो आपको पता है पॉलिटिकल रैंगलिंग चलती रहती है, किससे हुआ। वी ऑल नो के जिसके दौर में जो काम होते हैं, जब पहले उन्होंने 27 पॉइंट दिए, जब वो हमने पूरे कर लिए 7 और दे दिए, तो ये सिर्फ आप अपने आप को ब्लेम ना करें कि हम जितनी मर्जी हम चेंजेस नहीं लेकर आते। अब उधर भी देखें कि वो क्या करते हैं, वो भी अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फैटफ, तो मेरा वो जो इनिशियल स्टांस है कि फैटफ इज अ पॉलिटिकल टूल इन द हैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पाथ, वो अपनी जगह कायम है। लेकिन जो वो डिमांड करते हैं हमसे वो बिल्कुल दुरुस्त करते हैं और वो हमारे अपने फायदे में है। जैसे हुंडी का कारोबार नहीं होना चाहिए, बैंकों के अकाउंट सीधे होने चाहिए, बेनामी अकाउंट्स नहीं होने चाहिए, जो बड़ी ट्रांजैक्शन हैं वो रसीद के बगैर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, दे आर ऑल इन गुड फेथ अपेरेंटली, और वो इस तरीके से होगा। तो पहली बात तो ये कि ये अच्छी बात है और हमें इस पर, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ट्रैफिक को रेड लाइट पे रुकना चाहिए और वो रुकती नहीं है, और फिर आप किसको ब्लेम करेंगे?
या अगर आप कहें कि जी ये काम ऐसे होना चाहिए और होता नहीं, आप देखा होगा हमारी हुकूमतों का क्या वतीरा है, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये नहीं कहते कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि इस दफ़ा चूंकि इसमें आर्मी की मावनत शामिल थी, उन्होंने स्पेशल सेल बनाया हुआ था जिसने एक एक पॉइंट को लेकर उसको इंश्योर किया है कि उस पर अमल हो। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये वापसी मुमकिन नहीं है। जो चेंजेस लेकर आ गए हैं और वो चेंजेस हमने देखी हैं, आपने देखा कि हुंडी का कारोबार तकरीबन खत्म हो गया है, जो बेनामी अकाउंट्स हैं वो तकरीबन खत्म हो गए हैं, जो लोग प्रोस्क्राइब्ड थे इधर उधर से चंदे जमा करते थे उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने हक में भी थी और फैटफ की डिमांड भी थी। लेकिन इस सारे का कदिये के बावजूद मैं आपको ये बरमला कह दूं कि जब भी बड़े लोगों को सुपर पावर इंक्लूडेड उनको आपकी कोई अदा पसंद ना आई तो फिर आप दोबारा भी जा सकते हैं ग्रे के अंदर। तो शुक्र करें कि अगर आप ग्रे से निकल रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिस्पाइट मिलेगा, थोड़ा सा सांस मिलेगा, उस पर आप कुछ कर लीजिए। तो देखते हैं फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। एक चीज़ मैं चलता चलता कह दूं कि ये जो है ना IMF की बात मानना, FATF की बात मानना, ये आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए आपको कभी ना कभी इनके चुंगल से निकलना ही पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे वो साफ ज़रा इस वक्त मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आई 100% एग्री ऑन इट सर। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में मुल्क का सबसे बड़ा एक डिस्कशन चलती है सर, ये इमरान खान साहब का जो साजिश का बयानिया है, और कहते हैं कि जी मैंने न्यूट्रल्स को कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, मुझे ना हटाओ, या इस तरह करके। उसके बाद DGISPR की बिल्कुल कैटेगोरिकली वो बताते हैं कि जी ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहा जाता है जी साबिक वुज़रा की तरफ से ये उनका पर्सनल व्यू हो सकता है। DGISPR कहते हैं जी मेरा पर्सनल व्यू कुछ नहीं है, जो भी है आई एम द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। सर ये चीज़ें अब सेटल कहाँ होंगी? क्योंकि अपेरेंटली इसकी वजह से, इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से मनी मार्केट जो है वो बिल्कुल तबाह हुई है। फ्लक्चुएशन डॉलर की 212 पर पहुंचा हुआ है, ओपन मार्केट के अंदर तो 218 पे चला हुआ है। सर चीजें किस तरह मैनेज करें अब यहां पर? जी देखिए, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कह दी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर सकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये IMF और FATF और बाकी वर्ल्ड बैंक वगैरह भी ये देखते हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का लेवल क्या है। तो ये जो आपने पॉइंट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ, देखिए कि जब सभी राजी हैं कि एक जुडिशल कमीशन हो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, ये कहा है, ISPR ने भी कहा है, ये डिमांड है PTI की भी, और इस हुकूमत ने भी शुरू में अगर आपको याद हो कहा था कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम तो बना देंगे, सिर्फ ये कि किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस पर इतराज़ है। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो आप कह रहे हैं ना कि ये ख़त्म कैसे होगा, उसका तरीका मेरी नज़र में यही है कि आप जुडिशल कमीशन बना दें और ऐसा जुडिशल कमीशन बनाएं जो सबको मंजूर हो। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा आपको कह देता हूं कि इसका आउटकम क्या होगा। देखिए, जुडिशल कमीशन खुद तो बहुत गहरी तहकीक करने का अहल नहीं होगा, वो किससे पूछेगा? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी से ही पूछेगा ना कि जी ये बताएं ये हुआ कि नहीं हुआ या क्या हुआ। तो फिर ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो आज कह रही हैं, ये कल उस बात से कोई मुकर तो नहीं जाएंगी या चेंज तो नहीं कर लेंगी। तो इमरान खान साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर इलेक्शन ये जुडिशल कमीशन बन भी गया तो मैं उनका बड़ा हामी हूँ, लेकिन मेरा बरादराना मशवरा है उनको कि इसका आउटकम फिर वही होगा जो कि इस वक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी सर, ये सर मुझे मुझे जरा ये बताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एंड ऑफ द डे जुडिशल कमीशन ने इंटेलिजेंस फोर्सेस से पूछना है, इंटेलिजेंस फोर्सेस ने जो कुछ भी था, जो कुछ सामने आया, जो हमारे रियासती इदारों ने देखा, जो तमाम सर्विसेज चीफ ने देखा, उसका बरमला इजहार DGISPR ने 1, 2, 3 दफा कर दिया। अब वो कहा जाता है जी शायद वो उनका पर्सनल व्यू है। सर तो जुडिशल कमीशन का फैसला आएगा और आप यकीन नहीं करेंगे, सिचुएशन तो फिर वही है। जी, इसमें मैं एक बात तो ये चाहूँगा कि अंदर इंसर्ट कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ कि मेरा ख्याल इस चीज़ को यहाँ इस तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए कि ना तो PTI को चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली एड्रेस करे किसी भी मामले में, और ना ही DGISPR को चाहिए कि वो ऐसी बात करे जैसे जवाब दे रहे हो PTI को या रिबटल कर रहे हो उनका। मेरे दोनों साइडों से ये इल्तमास है कि मेहरबानी करके आप अपना अपना काम कीजिए। पहले ही बड़े काम है अफवाज पाकिस्तान के, उसमें आप रहिए। ये बातें लोग कहते रहे, आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, और PTI को बार बार उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं एक बात हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है
कि जो कुछ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो सामने आया था उस वक्त वो उस साइफर के बारे में था, वो जो जिसका जो अंडर डिस्कशन है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो तहकीकात कर चुके होंगे कि जी बाकी और जो इल्जामात लगते हैं कि क्या अमेरिका को इंटरेस्टेड था रजीम चेंज में कि नहीं था, क्या पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर रजीम चेंज करना चाहेंगे या नहीं, क्या पिछला रजीम कोई अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा था, क्या लोग जो मेल मिलाप कर रहे थे वो कोई उसका बनता है इससे नो कॉन्फिडेंस मूव के साथ। तो उसमें बहुत कुछ और है जो इन्वेस्टिगेशन मांगता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई बिल्कुल गलत तकाजा कर रही है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि देखें अल्टीमेटली चूंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो डीप आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हीं को करना पड़ेगा, तो उनका जो इम्प्रेशन है, उन्होंने जो इनिशियल चीज़ मालूम कर ली है, मेरे ख्याल उससे कोई चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ेंगी नहीं। तो इसको जितनी जल्दी ख़त्म कर दें उतना अच्छा है। और मैं तो इसी चीज़ का हामी हूँ कि आप जुडिशल कमीशन बना दें और उसको अपनी कार्रवाई करने दें, लेकिन पहले सारे अंडरटेकिंग दे दें कि इस जुडिशल कमीशन को हम मानते हैं और इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी, उनको हम मानेंगे। बिल्कुल ठीक है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है सर, एक साइफर को लेकर इन्वेस्टिगेशन होनी है और दूसरी ये जो रजीम चेंज का खान साहब कहते हैं जी रजीम चेंज हुआ और इसके बाद ये जो आज पीडीएम आई है ये उसकी वजह से आई है। इन दोनों को लेकर मैं अब एक आम आदमी की समझ के लिए सर, फॉर इंस्टेंस मैंने इस चीज को इनिशियली इन्वेस्टिगेट किया और मैंने कहा कि जी नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेट दोबारा करना है, सर मैं क्यों अपनी चीजें चेंज करूंगा? पहले अगर मैंने कुछ कहा तो अब मैं फर्क कर दूंगा, ये मिथ मुझे नहीं समझ आएगी। ये किस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब फर्क हो जाएगा? जी ये मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखें वो जो मामला उस वक्त सिर्फ साइफर के मतलब था और छोटा था, ड्यूरेशन भी कम थी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद नहीं। अब जो इन्वेस्टिगेशन जिन बातों पे होनी चाहिए ना, वो 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक ये कि क्या अमेरिका दुनिया में रजीम चेंज करता है या नहीं, ये पहली बात आप पता लगा लें, जो मेरे ख्याल ज्यादा देर आपको नहीं लगेगी। दूसरा आप ये पता लगाएं कि क्या पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है अमेरिका के लिए बिल्कुल है कि यहाँ पर वो अपनी मर्जी का रजीम चाहेगा, ये दूसरी बात होनी चाहिए इन्वेस्टिगेट। तीसरी बात ये इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि क्या जो पहले वाला रजीम है वो कोई ऐसी हरकतें कर रहे थे या ऐसे डायरेक्शन में जा रहे थे जो कि अमेरिका को पसंद नहीं थी, ये तीसरा सवाल उठता है जो होना चाहिए। फिर ये है कि क्या जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही थी, क्या उस वक्त आनिया जानिया और मिलना जुलना नॉर्मल था या नॉर्मल से ज्यादा, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इन सारी चीजों को फिर मिलाया जाएगा, तब जाके जो है ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी। तो जुडिशल कमीशन बड़ा हाई पावर्ड होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बहीन होना चाहिए, जो आई एम श्योर के जब आप हायर जुडिशरी के किसी जज को लेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो है ना रस्सा कशी बंद होनी चाहिए। और फिलहाल एक बात तो आज से बिल्कुल तय हो जानी चाहिए कि पीटीआई उनको ना कहे, एस्टेब्लिशमेंट को जो कुछ कहना है पीडीएम को कहे, और दूसरा आईएसपीआर कोई जवाब ना दे पीटीआई को, जो कुछ उन्होंने अपना कहना है वो अपना नॉन पॉलिटिकल अंदाज में एक बात करें, और ऐसा ना लगे कि जैसे वो किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं या कोई, इससे जो ना कड़वाहट बढ़ती है और मजीद खराबी पैदा होती है। सर 3-4 पॉइंट्स आपने कहे हैं। एक, यूएस रजीम चेंज करता है, बिल्कुल करता है, पूरी दुनिया में करता है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। तीसरा, रजीम चेंज की जो रीजन है वो बिल्कुल ये जो यूक्रेन और सारा विजिट्स थे एंड ऑल दैट उसको लेकर है। अब सर ये 3 चीजें तो हाँ में है इसका जवाब। अब ये जो चौथा है कि जी मिलना जुलना आनिया जानिया, ये मेजर चीज है मेरे ख्याल में, जो मेरी इसमें मैं समझता हूं कि जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। जी मेरे ख्याल आप ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद ये ना कि साफ ज़ाहिर है कि वाइट कॉलर क्राइम में आपका ये पैसों का लेन देन तो पता नहीं चलेगा, हाँ। लेकिन जो मेल मुलाकात है, किस किस से मिले और जिनसे मिले क्या वही लोग फिर इधर से उधर हुए कि नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये होनी चाहिए। और फिर इसको साइफर के साथ मिलाया जाएगा। तो ये इतना सिंपल नहीं है मामला, लेकिन जब चूंकि सब रजामंद हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आईएसपीआर ने कहा कि हम तावन करेंगे और पीटीआई इसकी डिमांड कर रही है, और हुकूमत अगर स्टेबिलिटी चाहती है तो दे शुड गेट ओवर इट। तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए विन विन है और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। वरना वो शुरू वाली बात जो आपने कही थी कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई तसव्वुर नहीं है, चाहे आपको आईएमएफ दे भी दे नेक्स्ट किस्त, चाहे एफएटीएफ आपको निकाल भी दे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं
जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुंसलिक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सर थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जुडिशल कमीशन और उसको किस तरह उसने चीज़ों को मैनेज करना है ये बड़ा क्लियर होता जा रहा है रोज़ बरोज़ जब हम इस पे बात करते हैं। फौज, ISPR हमारा इदारा है और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतनी उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली एंडोर्स जनरल नईम लोधी's पॉइंट। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आपके अंदर अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इस वक्त जो रुपये की वैल्यू डीवैल्यू हो रहा है और जो आपकी स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस दे रही है, इसका इंपैक्ट हर एक इंसान के ऊपर आएगा जो पाकिस्तान में रहता है। बशर्ते जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।